हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखेंगे कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उस कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है, धीरे धीरे देखना है, आराम से समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं एक चीज रिकॉल करना चाहूंगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, लाइन चार्ज नहीं है, हाँ, पॉजिटिव प्लेट ऐसा, and this is a negative charged plate, equally negative charged plate। तो हम लोगों ने ये सब चीज पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। हम लोगों ने देखा था कि इस रीजन में, इस इंटीरियर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। यस और नो स्टूडेंट्स? यस, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 में पढ़ लिया। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा यूज करेंगे यहां पे। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, जो चीज मैं दिखा रहा हूं प्लीज सिर्फ उसी चीज पे आप कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, सो दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो मैंने एक ही साइन से दिखाया, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो ऑब्वियस बात है कि इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, अभी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्यों है, क्या नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर दिया था। कोई भी डाउट है इसमें प्लीज वो वाला लेक्चर आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, वो मेरे चैप्टर 1 के एंड में ही आएगा, मतलब गॉस थ्योरम जहां पे शुरू होता है उसके बाद ही ठीक ही है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में इधर है, इसको फिलहाल आप मत देखिए, इसको मत देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है टुवर्ड्स राइट, और यू कैन से फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा डायरेक्शंस भी डाल देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, जिसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने कंडक्टर लिया, एक कंडक्टिंग स्लैब उठाया और उठा के इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो अभी आपको कंडक्टर को देखना है, क्योंकि अभी अभी रखा, कंडक्टर को उठा के यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहां पे जाके मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से यहां पे था दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस कंडक्टर। तो हम लोगों ने कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अभी कंडक्टर में क्या हुआ, कंडक्टर के अंदर क्या हुआ वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स कंडक्टर बोलते ही हम लोग के दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इसी बेसिस में कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स को मतलब बांटा गया। तो कंडक्टर्स के पास स्टूडेंट्स बहुत सारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, तो ये सब चीज ऐसे बोल देना चाहिए। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस ओर मूव करने का कोशिश करेगा, लेफ्ट की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, डेफिनेशन में है ये, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो पॉजिटिव चार्ज इधर मतलब इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है,
तो इसके अंदर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स एक्सपीरियंस किया ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर आना शुरू हुआ, लेफ्ट की ओर आना शुरू हो गया। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स एक्सपीरियंस किया ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इधर आ रहा है। एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज ये एंड बन रहा है पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी ध्यान देने वाला जगह है। अभी अगर ध्यान से सोचेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें भी इधर आप बोल सकते हो एक नेगेटिव प्लेट जैसा आ चुका है, और इसमें आप बोल सकते हो इधर एक पॉजिटिव प्लेट जैसा आ चुका है। समझ में आना चाहिए, ये कोई 2 डायमेंशनल चीज नहीं। मैंने क्या बोला? इट इज अ कंडक्टिंग स्लैब, इट इज ए कंडक्टिंग स्लैब। और ये भी लाइंस नहीं है, दीज आर प्लेट्स, प्लेट्स। समझ में आ रहा है ना? तो एक कंडक्टिंग स्लैब लेके मैंने ऐसे रखा, तो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है वो नेगेटिव होगा, और ये वाला जो साइड है ये क्या बन गया? पॉजिटिव। दैट मीन्स दिस इज बिहेविंग लाइक अ नेगेटिव चार्ज प्लेट एंड दिस इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट। दैट मीन्स इधर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। हम लोगों को तो पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो इसको हम लोग नाम देंगे ई इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या कंडक्टर में? पहले से नहीं था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नाम दे देते हैं ई एक्सटर्नल, मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्टूडेंट्स एक जगह में थोड़ा जगह मतलब फिर से थोड़ा रिपीट करूंगा इस जगह को। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो रेड वाला दिख रहा है ना, रेड वाला, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर फोर्स एक्सपीरियंस करके इधर आ रहा है, एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज दिस एंड इज बिकमिंग पॉजिटिव। ये साइड एक नेगेटिव प्लेट जैसा बिहेव कर रहा है, ब्लू वाला, और ये साइड एक पॉजिटिव प्लेट जैसा बिहेव कर रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये तो था नहीं, ये चार्जेस था नहीं, ये नेगेटिव चार्जेस था नहीं, ये पॉजिटिव चार्जेस था नहीं, ये आया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी था नहीं, ये आया, इसलिए इसका नाम क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? यहां तक क्लियर हो गया सर? अभी इलेक्ट्रॉन्स आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, जब तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जैसे जैसे इधर इलेक्ट्रॉन आता रहेगा, इधर नेगेटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ता रहेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ता रहेगा, हैंस इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बराबर ना हो जाए। ठीक है? जैसे बराबर हो गया, जैसे बराबर हो गया, this is induced electric field and this is external electric field। जैसे ही बराबर हो गया ये induced electric field external electric field के बराबर हो गया, equal and opposite electric fields balance each other। ये आप बोल सकते हो this two electric field cancels each other। तो अगर कैंसिल हो गया तो अंदर अभी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? इट्स 0। अभी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स? इट्स 0। समझ में आया? तो अगर आप एक कंडक्टर को, दैट कैन बी ऑफ एनी शेप, अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो चार्ज मूव करना शुरू करेगा। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करने से क्या होगा मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो बेसिकली कोई भी कंडक्टर को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे
तो अंदर रखने के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद ये सब इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर जाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, चुटकी में चला जाएगा इधर से इधर, ठीक है ना। तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के बाद ही क्या हो जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, किसके, कंडक्टर के अंदर। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो अगर एक कंडक्टर को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे, तो क्या लिखा हुआ है वो बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा यहां पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, थोड़ा ध्यान से सुनना है। दिस इज अ कंडक्टर एंड ऑब्वियसली इसका अभी नेट पॉजिटिव चार्ज एंड नेट नेगेटिव चार्ज इक्वल है, तो टोटल चार्ज कितना है अभी इसका, जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल चार्ज कितना है इसका, जीरो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का चार्ज इक्वल होता है, नेचर अलग होता है, नेचर ऑपोजिट होता है, तो टोटल चार्ज अभी इसका कितना है, जीरो है। ठीक है, अभी मान लीजिए किसी तरह यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस इंजेक्ट कर दिया, जस्ट मान लेते हैं किसी तरह यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्जेस इंजेक्ट कर दिया कंडक्टर के अंदर। ठीक है, बाहर से, अभी तो जीरो था, अभी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बाहर से इंजेक्ट कर दिया, मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग। अभी ध्यान देना पड़ेगा आप लोग, अभी ये पॉजिटिव चार्जेस क्या होगा, रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अगर बोलेंगे आप पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करता सर, पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करता, तो पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करता है पता है हम लोग को, लेकिन हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि मूव कर रहा है। अब बोलेंगे ये क्या बात हुआ, मतलब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा, समझ में आना चाहिए। ये पॉजिटिव है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे आया तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो आप तो ऐसे ये भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। हाँ, हम लोगों को पता है कि प्रोटॉन मूव नहीं करता, लेकिन ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस, इक्विवेलेंट है ये बोलना कि पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग लाइक दिस। समझ में आया, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से इधर आया, तो इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी की वजह से यहां पे पॉजिटिव आया, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ये करेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव चार्जेस इंजेक्ट किया एक्स्ट्रा बाहर से, तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेगा, रिपेल करेगा, आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होकर ऐसे जाता रहेगा। समझ में आ रहा है ना, रिपल्शन होकर ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर है तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अट्रैक्ट होके इधर आता रहेगा, चारों ओर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके इधर आता रहेगा, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये साइड क्या होता रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप ऐसे भी बोलते हो कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके जा रहा है, तो कोई बुराई नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या हो रहा है, आउटर रीजन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके आ रहा है, एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर रीजन क्या होता रहेगा, पॉजिटिव। समझ में आया।
तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होके जा रहा है, ठीक है। रिपेल होते 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 कहा जाएगा स्टूडेंट्स, रिपेल होते होते कहा जाएगा, यस, सरफेस पे चला जाएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होके अपना अपना जगह एक ले लेगा, वहां पे जाके चुपचाप बैठा रहेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? एक बार आप देख लेते हैं क्या लिखा। द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0। कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट चार्ज कितना होगा स्टूडेंट्स? 0। कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज हमेशा कितना होगा स्टूडेंट्स? 0। अगर आप बाहर से देंगे, जैसे कि मैंने दिया था यहां पे, तब भी चार्जेस कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे। देख लेते हैं। एंड एनी एक्सेस चार्जेस, एक्सेस चार्जेस मतलब जो हम लोगों ने अभी जैसे दिया था, पॉजिटिव चार्जेस दिया था, इंजेक्ट किया था ऐसे, एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। कोई भी चार्ज अगर आप देंगे भी अंदर, अगर किसी तरह इंजेक्ट किया भी आपने, तो वो कहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स? सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा। समझ में आया आपको? समझ में आया? नेक्स्ट, यहीं पे मैं और एक चीज बता देता हूं। अंदर चार्ज कितना है स्टूडेंट्स? किसी भी कंडक्टर का अंदर चार्ज कितना है? 0। नेट चार्ज अंदर कितना होगा? 0। समझ में आया? अभी अगर अंदर चार्ज 0 है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर चार्ज अंदर 0 है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। चार्ज ही नहीं है अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कहां से आएगा? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? चार्ज ही नहीं है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करें? चलिए करते हैं प्रूफ। तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, एकदम आउटर रीजन को लगा लगा के, एकदम आउटर रीजन के जस्ट अंदर, ये जो मैंने डॉट डॉट करके एक सरफेस ड्रॉ किया, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आप लोग को पता है, गॉसियन सरफेस इज एनी क्लोज्ड सरफेस इन विच वी विल अप्लाई गॉस थ्योरम। तो ये हम लोगों ने एकदम सरफेस के साथ लगा लगा के जस्ट अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग को पता है क्या गॉस थ्योरम कहता है? गॉस थ्योरम कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, total electric flux through the Gaussian surface is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed by the Gaussian surface. 1 by epsilon naught times charge enclosed by the Gaussian surface. Students, इस Gaussian surface के अंदर क्या चार्ज है? इस Gaussian surface के अंदर क्या चार्ज है? 0। क्योंकि सब चार्ज कहां गया? वो तो सरफेस पे आ गया। कैसे आया? देखा हम लोगों ने, म्यूचुअली रिपेल होके आ गया। तो यहां पे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? 0। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इंप्लाइज इज 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब क्या है? अगर दिस इज इक्वल्स टू 0, दैट क्लियरली मीन्स अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट? 0। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, ये बात हम लोग को याद रखना है कि अगर एक कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे, पॉइंट नंबर 1, अगर एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। नेक्स्ट, अगर एक कंडक्टर को आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा, लेकिन उसके अंदर आपने चार्ज रख दिया, तब भी वो चार्ज के अंदर रहेगा नहीं। वो कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे। सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इन दैट केस ऑल्सो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। चार्ज्ड कंडक्टर मतलब जिस कंडक्टर में एक्स्ट्रा चार्जेस दिया गया,
बाहर से उसको चार्ज दिया गया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। मतलब चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस के ठीक बाहर मतलब यहां से यहां से यहां से यहां से बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। मतलब जैसे कि यहां पे ऐसे होगा नॉर्मल, ये एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री हर एक पॉइंट में, नॉर्मल। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। समझ में आ रहा है, तो क्या बोला समझ में आया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल क्यों नॉर्मल होना पड़ेगा, तो थोड़ा स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये एक डायरेक्शन है मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते ये है, ठीक है। और यहां पे देखिए दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये कोई भी डायरेक्शन है, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन है, ये मान लेते हैं दिस इज एक्स डायरेक्शन। थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, तो थोड़ा मतलब मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इट इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, ऐसे बोल सकते हो आप। ध्यान से सुनना अभी जो कहता हूं, अगर समझना है तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं पूछूं क्या एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे क्या एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना है, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट का बात हो रहा है उस डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर खींचना है। ये जो वेक्टर दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, दिस वन, इसका वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए, E cos थीटा। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, इट इज E cos थीटा, इट इज E cos थीटा। और एक केस देखना चाहते हैं, और एक केस देख सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जिस स्टूडेंट्स का ये सब चीज पूरा क्लियर है वो थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मान लेते ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल फाई ले लेते हैं, फाई, एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी आप देख सकते हो कि इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना है, एक्स एक्सिस की ओर कितना है, या एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आपको यहां से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। और ये जो वेक्टर है ये क्या होगा, इट्स E cos फाई, यहां पे फाई है इसलिए मैंने लिखा E cos फाई। व्हाट इज E cos फाई, इट इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज E cos थीटा, इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन स्टूडेंट्स आप ध्यान देख सकते हैं, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट क्या है, इट्स जीरो, इट्स जीरो। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि यहां पे दिस वेक्टर, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, दिस वेक्टर इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, दिस वेक्टर इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। या आप बोल सकते हो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E cos थीटा, एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E cos फाई। यहां से अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे तब तो यही पॉइंट होगा ना। थोड़ा दिमाग चाहिए, एकदम थोड़ा, लेकिन चाहिए, थोड़ा भी नहीं चाहिए ये नहीं बोल सकता, थोड़ा चाहिए। अगर मैं यहां से इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर खींचूं तो यही डॉट है, इसका मतलब इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, जीरो, नो कंपोनेंट। अगर मैं बोलूं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड।
किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता। इधर कंपोनेंट, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आप बोलेंगे सर मैं इस तरीका से लिखना चाहूंगा। इस तरीका से लिखेंगे तब भी क्या होगा? E cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। लेकिन ऐसे लिखने का जरूरत ही नहीं है, दिख ही तो रहा है कि यहां से अगर मैं इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचूंगा तो यहां से परपेंडिकुलर क्या खींचू? यही तो है परपेंडिकुलर, तो यही डॉट है। डॉट मतलब क्या? नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये चीज दिमाग में रहना ही चाहिए कि किसी भी वेक्टर का, ये लाइन आप घुसा के रखिए, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा भी इंक्लाइंड हुआ एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, या आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, देन अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी यहां पे देखते हैं, तो यहां पे क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक चार्ज्ड कंडक्टर का हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा। बाहर, अंदर तो जीरो है, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने देख लिया। बाहर, जस्ट बाहर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं सरफेस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो फिर सरफेस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? उस पॉइंट पे सरफेस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट्स जीरो। अभी तो बोला कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता, तो सरफेस तो इसके परपेंडिकुलर है, तो सरफेस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल नहीं है, वैसे इंक्लाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस नहीं है, मान लेते हैं। तो अभी आप बोलिए कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है इस पॉइंट पे? आप बोलेंगे E cos थीटा। क्या है? E cos थीटा। या मैं अगर पूछूं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है या नहीं है, या इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस है या नहीं है, आप बोलेंगे है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की ओर रहा, तब तो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मूव करना शुरू करेगा। ये जो चार्जेस है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो चार्जेस आके बैठा था वो तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और मूव करना शुरू करेगा। हाँ या ना? अभी आप बोलेंगे चार्जेस मूव किया तो क्या हुआ सर? नहीं मूव कर सकता ऐसे, खुद ब खुद मूव करता रहेगा, हमेशा खुद ब खुद मूव करता रहेगा। एनर्जी का सोर्स क्या है? कौन लगा रहा है एनर्जी? कौन दे रहा है एनर्जी? सप्लाई किया है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर सरफेस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हुआ, कब होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा तो सरफेस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सरफेस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गया तो सरफेस का जो चार्जेस है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सरफेस की ओर, और सरफेस के ऊपर ऐसे चलना शुरू होगा चार्जेस। इसको सरफेस करंट कहते हैं। लेकिन सरफेस करंट आ ही नहीं सकता, और पहले से हम लोग को पता है कि अगर चार्जेस जो है वो अपने अपने ऐसे यहां से रिपेल होके, अगर आपने अंदर दिया तो वो रिपेल होके ऐसे सरफेस पे आके चुपचाप बैठा है। अभी चार्जेस आ रहे रेस्ट, अपने जगह पे आके रेस्ट पे है। तो अगर रेस्ट पे है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, जस्ट यहां से जस्ट बाहर, शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस,
क्योंकि अगर नॉर्मल है तो सरफेस की ओर कोई कंपोनेंट नहीं है। अगर सरफेस की ओर कोई कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे जो चार्जेस है वो सरफेस के अलोंग कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो ठीक है, तो करेक्ट हुआ, वो चुपचाप अपनी जगह पे ही बैठा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अभी हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। किसके सरफेस का? कंडक्टर के सरफेस का। एंड विद इन भी लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? मतलब अंदर भी, कंडक्टर के अंदर भी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा और सरफेस का अंदर का पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? सरफेस के हर एक पॉइंट ले लीजिए, अंदर का भी कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आया होगा? तो प्रूफ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सरफेस के किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल और अंदर भी किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सरफेस पे एक पॉइंट चूज किया जिसको मैंने नाम दिया इनिशियल पॉइंट, और कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट लिया जिसको मैंने नाम दिया फाइनल पॉइंट। स्टूडेंट्स हम लोग को ये रिलेशन पता है, ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is equals to negative line integral of electric field from initial point to final point। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है अलोंग ए कर्व, अलोंग ए लाइन। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? तो ध्यान दीजिए थोड़ा। सो इंप्लाइज पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट जो कि अंदर का पॉइंट है, एंड पोटेंशियल एट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट जो कि सरफेस का एक पॉइंट है, इज इक्वल टू 0। आप बोलेंगे 0 कैसे हो गया? स्टूडेंट्स इनिशियल पॉइंट से जैसे ही आप फाइनल पॉइंट की ओर जाना शुरू करेंगे, आप कहां घुस रहे हो? अंदर। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट? 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। जैसे आप यहां से अंदर घुसेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है? 0। फॉर अ कंडक्टर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर 0 है, दिस टर्म बिकम्स इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। या आप बोल सकते हो कि सरफेस का जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा, अंदर भी पोटेंशियल का वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये समझ में आया होगा? नेक्स्ट, अभी हम लोग देखेंगे कि सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसे सेम होगा। ठीक है ना? ये भी तो हम लोगों ने बोला कि सरफेस का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। या आप बोल सकते हो कि कंडक्टर का सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हो, मैंने इस पॉइंट को लिया इनिशियल पॉइंट जो कि सरफेस का एक पॉइंट है, और एक पॉइंट मैंने सरफेस का ही लिया जिसका मैंने नाम दिया फाइनल पॉइंट। तो बेसिकली मैंने एक पाथ चूज किया। ठीक है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, और मैंने एक पाथ लिया अलोंग द सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से हम लोग ये रिलेशन ही यूज करेंगे। इट इज पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट विच इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट विच इज अगेन अ पॉइंट ऑन द सरफेस is equals to negative line integral of electric field along the graph, along the curve, along the path। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। what is ds vector? it is displacement along the curve। it is छोटा छोटा displacement along the curve। तो आप अगर यहाँ का displacement देखेंगे, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? छोटा छोटा displacements अगर देखेंगे, फॉर एवरी डिस्प्लेसमेंट्स, यहाँ पे हर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स हम लोग को पता है
है कि नहीं, कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर आप लेंगे, एट एवरी डिस्प्लेसमेंट, फॉर एवरी डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर। यस और नो? आप बोलेंगे परपेंडिकुलर हुआ, तो अगर परपेंडिकुलर हुआ स्टूडेंट्स, देन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दैट मींस ई ds, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट हियर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डिस्प्लेसमेंट इधर है, along the surface है, डिस्प्लेसमेंट along the surface है, डिस्प्लेसमेंट along the surface है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या आएगा, cos ऑफ 90 डिग्री। हम लोग को पता है स्टूडेंट्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पता है ना आप लोगों को, ये सब चीज क्लास 11 में पढ़ता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो cos of 90 लिखा, we know that cos 90 degree is 0, so implies potential at final point equals to potential at initial point. Cos 90 is 0, that means this term becomes equals to 0. Potential at final point equals to potential at initial point. Final point and initial point मैंने दो पॉइंट लिया था on the surface, दो अलग अलग पॉइंट लिया था ऑन द सरफेस। क्या हुआ, पोटेंशियल मुझे इक्वल मिला। इससे क्या समझ में आया कि सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस एंटायर कंडक्टर, ये पूरा कंडक्टर जो है, इट इज द रीजन ऑफ, इट इज अ रीजन वेयर एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज इक्वल। उसका सरफेस को आप, कंडक्टर का सरफेस को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हो, और इसको आप एक इक्विपोटेंशियल रीजन कह सकते हो। तो सिर्फ सरफेस इक्विपोटेंशियल है ऐसा नहीं है, अंदर भी इक्विपोटेंशियल है। समझ में आ रहा है ना? सो अंदर तो आप सरफेस नहीं बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो रीजन। सो दिस एंटायर रीजन इज इक्विपोटेंशियल। समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या लिखा हुआ है हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहां पे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लेते कि दिस इज अ स्फेरिकली शेप्ड कंडक्टर। ये कंडक्टर है जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, और ये कंडक्टर है विच इज इरेगुलर इन शेप, मतलब शेप कुछ रेगुलर नहीं है, ठीक है, और ये स्फीयर। तो स्टूडेंट्स इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर इसमें हम लोग चार्ज देते हैं, इसमें अगर चार्ज देते हैं, तो हम लोग को पता है सबसे पहले कि चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। इसमें भी अगर चार्ज देते हैं तो चार्ज कहां पे आ जाएगा स्टूडेंट, सरफेस पे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर पे अगर चार्ज रखेंगे, चार्ज कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे। तो लेकिन स्टूडेंट्स चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स इफ इट इज अ स्फीयर, इफ इट इज अ स्फेरिकल कंडक्टर, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, या आप बोल सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया, वो हर एक जगह का सेम होगा। जनरली अगर मैं बोलूं तो ऐसा नहीं होगा कि यहां पे ज्यादा चार्जेस है, यहां पे थोड़ा फैला हुआ है, यहां पे थोड़ा डेंसिटी कम है, यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा चार्जेस एक जगह पे हो गया, ऐसा नहीं होगा। कब नहीं होगा, इफ द गिवन कंडक्टर इज अ स्फेरिकल कंडक्टर। चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट स्टूडेंट्स इफ द कंडक्टर इज नॉट स्फेरिकल, अगर उसका शेप इरेगुलर होता है, अगर इसका शेप इरेगुलर होता है, तो चार्ज का डेंसिटी अलग अलग जगहों का अलग अलग होगा। जैसे कि यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ऐसा है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे जो है चार्जेस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, फिर से यहां पे थोड़ा कम है, फिर से यहां पे थोड़ा ज्यादा है, यहां पे थोड़ा कम है,
तो आप बोलेंगे क्यों सर, यहां पे क्यों ज्यादा हो गया चार्जेस, या आप बोल सकते हो यहां पे सिग्मा का वैल्यू ज्यादा है, यहां पे सिग्मा का वैल्यू कम है, यहां पे सिग्मा का वैल्यू कम है, फिर से यहां पे थोड़ा सिग्मा का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स सिग्मा का वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा अगर शेप ऑफ द कंडक्टर विल बी इरेगुलर। ठीक है, अगर कंडक्टर का शेप जो है वो अगर इरेगुलर होगा, अलग अलग जगहों का सिग्मा का वैल्यू अलग होगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में दूंगा कि क्यों ऐसा है। ठीक है, वो उस जगह का कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहां का कर्वेचर ज्यादा है, यहां का कर्वेचर ज्यादा है, तो यहां पे सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा। अभी क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन मैं अलग से दूंगा, एक अलग वीडियो में दूंगा। यहां पे मुझे ये दिखाना है कि जिस जगह पे सिग्मा ज्यादा होगा उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। और यू कैन से मुझे यहां पे ये दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर मतलब जिस कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया, या आप बोल सकते हो एक्सेस चार्ज दिया गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये मुझे दिखाना है। और स्टूडेंट्स अभी तक मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ बोला कि यहां पे अलग अलग जगहों पे सिग्मा का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगहों का कर्वेचर अलग अलग है। कहीं कहीं पे कर्वेचर ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा कर्वेचर ज्यादा है, ज्यादा मुड़ा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा कर्वेचर कम है। तो स्टूडेंट्स जहां पे कर्वेचर ज्यादा होता है ना, वहां पे चार्जेस का डेंसिटी ज्यादा होता है, या आप बोल सकते हो सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे कर्वेचर काफी ज्यादा है, ज्यादा कार्व्ड है, ज्यादा कार्व्ड है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो क्यों यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है वो बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट टॉपिक में आ जाता हूं, मुझे ये दिखाना है। तो स्टूडेंट्स यहां पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि यहां पे चार्ज का डेंसिटी, या आप बोल सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऑब्वियसली सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा क्योंकि चार्ज कहां पे, सरफेस पे। तो मान लेते इस पॉइंट का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। क्यों मैंने इस पॉइंट का बोला, क्योंकि ये इरेगुलर है, अलग अलग कर्वेचर का है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कर्वेचर है, तो अलग अलग जगहों पे सिग्मा का वैल्यू अलग होगा, इसलिए मैंने इस पॉइंट का बोला। तो इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी क्या माना मैंने, सिग्मा, या सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या माना मैंने, सिग्मा। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। तो हम लोग को पता है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल। तो मान लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर आपका कंफ्यूजन ये होगा कि सर आपने तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, नहीं, यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे ही दिखाया कि सरफेस पे चार्जेस है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का बात अभी मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर मैंने जस्ट दिखाया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है सरफेस पे, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो मैं एक बनाऊंगा एक सिलेंडर, यहाँ पे एक बहुत ही पतला सा सिलेंडर। बोलेंगे पतला सा मतलब ये जो एरिया है डेल्टा एस ये बहुत ही कम है। हम लोगों ने सिलेंडर का जो ये एरिया लिया वो डेल्टा एस लिया। कितना लिया स्टूडेंट्स, डेल्टा एस, वो बहुत ही कम है। इसको पिल बॉक्स भी कहा जाता है। आपने देखा होगा शायद, दवाई का बॉक्स रहता है ऐसा छोटा छोटा सिलेंड्रिकल बॉक्स में होम्योपैथिक दवाई देता है, तो इसलिए इसको पिल बॉक्स भी कहा जाता है। बुक्स में भी लिखा रहता है पिल बॉक्स। सो हम लोगों ने एक छोटा सा सिलेंडर लिया, ठीक है, यहां पे दिख सकता, मतलब दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियरली, which is our Gaussian surface. We know that to apply Gauss theorem we need a Gaussian surface which is basically a closed surface. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने ऐसे सिलेंडर को ये सरफेस के ऊपर से सिलेंडर को ऐसे घुसा दिया। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, सरफेस में से सिलेंडर को घुसा दिया। और ये जो डेल्टा एस एरिया है वो बहुत ही छोटा सा एक एरिया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ना।
अभी अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। अभी हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, कंसंट्रेट करना है थोड़ी देर, इट्स वेरी इजी। तो गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed. Total electric flux through the closed surface, or you can say through the Gaussian surface. Now यहाँ पे Gaussian surface क्या है? This cylinder. यहाँ पे Gaussian surface क्या है? ये cylinder. Clear students? ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। Students, हम लोग को पता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा। Yes or no? It's normal to the surface. It's normal to the surface. Surface की ओर, surface से पूरा नॉर्मल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस आपको याद है स्टूडेंट्स? अगर सिर्फ आइडिया आपको याद होगा तो इट्स कितना लाइंस और कितना अमाउंट ऑफ लाइंस ऐसे थ्रेट कर रहा है, ऐसे पियर्सिंग कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो कार्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, उसमें से तो थ्रेडिंग ही नहीं हो रहा है, उसको तो पियर्सिंग कर ही नहीं रहा है। समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स? अगर आप सिलेंडर के सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हो तो हर एक सरफेस लेना पड़ेगा, कार्व्ड सरफेस लेना पड़ेगा, ऊपर का फ्लैट सरफेस को देखना पड़ेगा, नीचे का फ्लैट सरफेस को देखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं किस पे कंसंट्रेट कर रहा हूं? दिस कार्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो उसको तो कार्व्ड सरफेस को कहां काट रहा है? इस कार्व्ड सरफेस को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पियर्सिंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो इस कार्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? 0। तो कार्व्ड सरफेस के बारे में कार्व्ड सरफेस के बारे में हम लोग सोचेंगे ही नहीं। गया कार्व्ड सरफेस। अभी हम लोग ये वाला फ्लैट सरफेस के बारे में सोचते हैं, ये वाला फ्लैट सरफेस के बारे में सोचते हैं। तो स्टूडेंट्स, यार ये वाला फ्लैट सरफेस के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे क्यों? ये तो अंदर है ये वाला फ्लैट सरफेस, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता। ये वाला जो फ्लैट सरफेस है आपको समझना पड़ेगा। ये जो हम लोगों ने सिलेंडर लिया, हम लोगों ने कंडक्टर में से घुसा दिया ऐसे। तो ये वाला जो है डेल्टा एस, नीचे वाला फ्लैट सरफेस, अंदर वाला फ्लैट सरफेस, उसमें से कहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा? अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता कंडक्टर का। तो ये वाला फ्लैट सरफेस भी गया, इसमें से भी फ्लक्स नहीं है, और इसमें से भी कार्व्ड सरफेस में से भी फ्लक्स नहीं है। तो फ्लक्स कौन सा सरफेस से जा रहा है? इट इज अपर फ्लैट सरफेस। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? इट इज अपर फ्लैट सरफेस। समझ में आया होगा? अच्छा, अभी आप ध्यान दीजिए। क्लियरली आप देख सकते हो कि ये वाला फ्लैट सरफेस का नॉर्मल इधर होगा, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इट्स ई डेल्टा एस, मतलब ई डेल्टा एस मतलब एरिया। ये वाला फ्लैट एंड अगर एरिया है डेल्टा एस, तो इसका भी एरिया क्या है? डेल्टा एस। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन क्या था स्टूडेंट्स? भूलने से नहीं होगा इतना जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, और एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल टू द एरिया। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या था? नॉर्मल टू द एरिया, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, या आप बोल सकते हो नॉर्मल टू द एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो कॉस ऑफ क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 डिग्री। हम लोग स्टूडेंट्स भूल के आगे नहीं जा सकते, पूरा याद रखना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, हो गया यहां तक? इट इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। ध्यान से स्टूडेंट, ध्यान से। तो चार्ज तो सिर्फ ये जगह का चार्ज है ना, यही सरफेस ही तो अंदर है, समझना पड़ेगा। एक सिलेंडर जिसका ये वाला एरिया है डेल्टा एस, वो अगर ऐसे घुसा देंगे तो ये वाला चार्ज ही तो सिर्फ अंदर रहेगा। ये वाला चार्ज, इसका एरिया क्या रहेगा? डेल्टा एस रहेगा। आप बोलेंगे यहाँ पे ये तो अंदर है, अंदर पे तो चार्ज ही नहीं होता है, चार्ज तो सिर्फ सरफेस पे होता है। ध्यान देना पड़ेगा, चार्ज कहां पे होता है? सिर्फ कंडक्टर का सरफेस, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे चार्ज होगा। और यहाँ पे
आपने एक सिलेंडर को ऐसे घुसा दिया तो सरफेस का कितना एरिया अंदर है? डेल्टा एस। एक सिलेंडर जिसका डेल्टा एस एरिया है, जिसका फ्लैट एंड का एरिया डेल्टा एस है, वो अगर ऐसे घुसा देंगे तो सरफेस का कितना एरिया अंदर है? डेल्टा एस ही तो अंदर है। तो वाह, ये छोटा एरिया, ऐसा नहीं है कि बड़ा एक एरिया दिया। हम लोगों ने, मैंने बार बार बोला कि ये पिल बॉक्स बोला ना मैंने, सिलेंडर को क्या बोला? पिल बॉक्स, समझाने के लिए बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। तो इस जगह का एरिया क्या है, मतलब कितना एरिया अंदर है? कंडक्टर का कितना एरिया अंदर है? कंडक्टर का कितना एरिया अंदर है पिल बॉक्स का या सिलेंडर का? आप बोलेंगे डेल्टा एस। ऐसे घुसा देंगे तो डेल्टा एस एरिया अंदर है। यूनिट एरिया में चार्ज क्या है? सिग्मा। यूनिट एरिया में चार्ज क्या है? सिग्मा। तो डेल्टा एस एरिया में चार्ज क्या होगा? सिग्मा डेल्टा एस। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम ना? तो डेल्टा एस हो गया कैंसिल। cos 0 क्या होता है? 1। सो इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस रीजन इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप क्लियरली देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। मतलब इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस जगह का सिग्मा। मतलब अगर सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा, सिग्मा मतलब क्या? चार्ज का डेंसिटी, चार्ज का डेंसिटी। हाउ क्राउडेड चार्जेस आर, हाउ क्राउडेड, कितना पास पास है चार्जेस या कितना ज्यादा है चार्जेस। समझ में आ रहा है ना? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो जहां पे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब जहां पे सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आया? डिफरेंट पार्ट्स विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा। क्लियर? Hence, different parts will have different values of electric field strength. जहां पे सिग्मा ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे 6th पॉइंट, विच इज द लास्ट पॉइंट। क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर। तो स्टूडेंट, दिस इज अ चार्ज्ड कंडक्टर। चार्ज्ड कंडक्टर मतलब समझ में आता है ना, जिसमें चार्ज, एक्सेस चार्ज दिया गया या बाहर से चार्ज दिया गया, ऐसे सोच सकते हैं। सो दिस इज अ चार्ज्ड कंडक्टर, लेकिन इसके अंदर एक कैविटी है, एक खाली जगह है। ठीक है? ये पूरा सॉलिड नहीं है। ये जो शेडेड पोर्शन है, दैट पोर्शन इज सॉलिड। ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस पोर्शन इज सॉलिड। और ये जो जगह है, ये क्या है? कैविटी है, खाली जगह है। तो बोल रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ऑब्वियस बात है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि एक कंडक्टर में आप जो भी चार्जेस देंगे वो कहां पे आ जाएगा? वो आ जाएगा उसके सरफेस पे। अब जहां पे भी दीजिए, यहां पे देना है, यहां पे देना है, कहीं पे भी दीजिए, वो स्प्रेड होके कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। तो अंदर तो चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? फिर भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, एकदम कैविटी के साथ लगा के गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है? तो वही कॉन्सेप्ट कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस is equals to 1 by epsilon naught times charge enclosed by the Gaussian surface. Total electric flux through the Gaussian surface is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed by the Gaussian surface. लेकिन इसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है, इसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है। तो
क्यू एंक्लोज्ड क्या होगा, या चार्ज एंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस क्या होगा, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो राइट साइड हो जाएगा 0। अगर राइट साइड हो गया 0 सो इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो स्टूडेंट्स इस केविटी में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सिंपली आप याद रख सकते हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। कैविटी हो या ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी इसका एक फायदा है, इसका एक फायदा है। क्या है फायदा? मान लीजिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक डिवाइस है विच इज सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो खराब हो सकता है। तो क्या करना है, उसको कंडक्टर के अंदर कैविटी में रख देना है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर कैविटी में रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज 0 हियर। तो अगर मुझे किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो, मुझे अगर किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो, तो मैं कहां पे रखूंगा? कंडक्टर के अंदर कैविटी में रख दूंगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग हो रहा है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग हो रहा है, तो आप कहां पे खड़े रहेंगे? ओपन ग्राउंड में, पैर के नीचे, या एक कार के अंदर? तो स्टूडेंट्स सेफ होगा अगर आप कार के अंदर रहेंगे, क्योंकि कार का जो आउटर कवरिंग है, कार का जो आउटर कवरिंग है, इट्स बेसिकली अ कंडक्टर। और आप कहां पे हो? कार के अंदर, मतलब कैविटी में। आप कहां पे हो? कैविटी में, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? किसी भी रीजन को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड कर देते हैं, यानी कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घुस सकता, तो हम लोग बोलेंगे दैट रीजन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डेड। समझ में आया होगा? तो किसी भी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर देना या इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड कर देने को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल दिस रीजन, एनी कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डेड। That region is shielded from any kind of electric field. समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? ये जो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घुस सकता, इसको फैराडे केज भी कहते हैं। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड फैराडे केज। और हम लोग क्या बोलेंगे? दिस रीजन इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और किसी भी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करने को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स?